हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो आपको भारत के परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय समाचार देता है और वो समाचार देने का प्रयास करता है जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज का कार्यक्रम बहुत विशेष है। इस पर जनता को भी विचार करना है और सरकार को भी डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत पर डगमगाते हुए विश्वास को बहाल करने पर विचार करना है। यह देश के और हमारे और आप सभी के भविष्य का सवाल है। इस वक्त ये बात इसलिए भी जरूरी है कि अब केवल लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की देर है। लगभग मई के मध्य तक नई सरकार बन जाएगी। पहले मैं जनता से सवाल करना चाहता हूं कि क्या 2014 से अब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की गड़बड़ी की जितनी खबरें आ चुकी हैं, क्या आप इसके बावजूद अपने वोट को महत्वपूर्ण समझते हैं? ताजा घटनाक्रम को अगर छोड़ भी दिया जाए तो किसी मतदान केंद्र में वोटरों की संख्या से ज्यादा मशीन में मौजूद मतदान हो जाना या एक उम्मीदवार के उस सवाल का जवाब ना दिया जाना जिसमें उसे कोई वोट ना मिलने की बात कही गई हो और वो पूछे मेरा वोट कहां चला गया, क्या ऐसी घटनाएं आपके विश्वास में कमी नहीं लाती? क्या आप मजबूर हैं कि जो कुछ सरकार कहे उसी पर विश्वास किया जाए? अगर ऐसी घटनाओं की चुनाव आयोग भी जांच ना कराए, क्या फिर भी आप इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर विश्वास करेंगे? और अब तो हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ECIL में कथित रूप से इंजीनियर के तौर पर 2009 से 2014 तक काम करने वाले अमेरिका में राजनीतिक शरण में रह रहे सैयद शुजा के जरिए 2014 चुनाव के दौरान EVM में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। क्या आप इसके बाद भी मजबूर हैं कि जो कुछ चुनाव आयोग और सरकार कहे उसी पर यकीन किया जाए? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर उसी पर यकीन करने पर मजबूरी है, जो सरकार कहे तो आपकी स्वतंत्रता कहां गई? क्या इसके बाद भी आप एक स्वतंत्र और डेमोक्रेटिक देश के नागरिक होना महसूस करेंगे? दूसरी तरफ मैं सरकार को मशवरा देता हूं कि जनता के बीच आपके मुताबिक भ्रांति और शक फैलाया जा रहा है। क्या इस स्थिति को ठीक करने के लिए जनता के बीच चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बहाल करना जरूरी नहीं लगता? अब तक जो बिंदु सैयद शुजा ने उठाए हैं उन्हें मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं ताकि अगर सरकार चाहे तो जनता का विश्वास बहाल करने में इन खास बिंदुओं पर अपनी स्थिति साफ कर सकती है। अब तक सैयद शुजा ने लंदन में 21 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद अभी डांडिया के लाइव फेसबुक प्रोग्राम में 3 बार सामने आ चुका है और मेरी सूचना के मुताबिक दिल्ली से चलने वाले एक YouTube चैनल पर भी सैयद शुजा जनता के सामने अपनी बात रख चुका है। उसने ये दावा किया है कि उसने सभी मीडिया हाउसेस को कांटेक्ट किया है। उसका आरोप है कि टेलीविजन एंकर अर्नब गोस्वामी को दिए गए सारे तथ्यों के बावजूद उसने खबर नहीं चलाई। अब तक सैयद शुजा के बयान में जिन बिंदुओं पर जांच बहुत आसानी से हो सकती है वो आज के इलेक्ट्रॉनिक जमाने में बहुत आसान है। नंबर 1, वो कहता है कि अगस्त सितंबर 2013 से 2014 चुनाव के बीच भाजपा के दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे कई बार हैदराबाद इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में इंजीनियरों की टीम से मिलने के लिए आए थे जो EVM के हैक होने के बारे में तालमेल कर रहे थे। क्या ये जांच करना मुश्किल है कि भाजपा का इतना बड़ा नेता उस समय हैदराबाद कितनी बार गया और उनका वहां क्या कार्यक्रम था? दूसरी बात, सैयद शुजा ये कह रहा है कि 12 इंजीनियरों पर भाजपा के लोकल MLA किशन रेड्डी के घर पर गोली चलाई गई। उसके अलावा सब मारे गए, जिसके बाद वो जान बचाकर दिल्ली एयरपोर्ट के रास्ते अमेरिका जाने में कामयाब हो गया। क्या भाजपा नेता के मोबाइल फोन से उसकी लोकेशन निकालना और वहां के निकट CCTV कैमरे से इसे कंफर्म या इनकार करना इतना मुश्किल है? उसके अलावा शुजा एक तारीख बता रहा है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट से अमेरिका के लिए निकला। क्या यह मालूम करना बहुत मुश्किल है कि वो उस दिन दिल्ली एयरपोर्ट से गया था या नहीं? उसके बाद अमेरिका में सैयद शुजा गैर कानूनी तरीके से पहुंचने पर जेल में रहा, हॉस्पिटल में रहा और उसके बाद वहां की सरकार को राजनीतिक शरण के लिए दरखास्त दी। हमारे अमेरिका से अच्छे संबंध हैं। क्या हम ये फैक्ट्स
वहां से चेक नहीं कर सकते? यह बात लंदन से वापसी पर कपिल सिब्बल ने भी उठाई थी। हाल ही में अवी डांडिया ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस के लीडर कपिल सिब्बल और मध्य प्रदेश के सांसद विवेक तन्खा अमेरिका गए थे और उन्होंने शुजा से मिलकर सारे सबूत ले लिए थे। क्या इन महत्वपूर्ण लोगों के पासपोर्ट चेक करने ज्यादा मुश्किल है? क्या यह भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से आसानी से निकाला जा सकता है या नहीं? सैयद शुजा ने तो अवी डांडिया के लाइव फेसबुक शो में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली द्वारा हाल ही में अमेरिका इलाज के लिए की गई यात्रा पर भी सवाल उठाए हैं। उसने संकेत दिया है कि उनकी यह यात्रा भी ईवीएम हैकिंग से जुड़ी हुई थी। क्या उनके अमेरिका के कार्यक्रम को जनता के सामने रखा जा सकता है? वे भारत सरकार के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। क्या जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि उनके मंत्री कब कहां थे? कमाल तो पिछले दिनों उस वक्त हुआ जब सैयद शुजा ने दावा किया है कि 23 फरवरी को उसके घर पर सुबह 8 बजे एक अनजान आदमी कैश भरा हुआ थैला दे गया, जिसमें 1,40,000 अमेरिकी डॉलर हैं, जो भारत के लगभग 1 करोड़ रुपए के बराबर हैं। कैश का थैला डिलीवर होते ही एक अनजान नंबर से शुजा को फोन आता है, जैसा कि उसने दावा किया है कि अब कोई खुलासा नहीं करना, बल्कि बाकी पैसा भी आपको पहुंचा दिया जाएगा। शुजा ने उसी दिन अवी डांडिया के साथ लाइव फेसबुक शो में 1,40,000 डॉलर के सारे नोट कैमरे के सामने दिखाकर यह कहा कि हमें खरीदने की कोशिश मत करना। शुजा ने यह भी दावा किया है कि ईवीएम पर और खुलासे न करने के लिए 350 करोड़ रुपए रिश्वत की ऑफर है, लेकिन वो देश की जनता की खून पसीने की कमाई को रिश्वत में नहीं ले सकता। जो लोग अमेरिका जाते रहते हैं वो इस बात की पुष्टि करेंगे कि आमतौर पर वहां घरों में इतनी बड़ी रकम नहीं रखी जाती। आमतौर पर लोग क्रेडिट कार्ड से जरूरत का सामान खरीदते हैं और एटीएम मशीनों से पैसा निकालते हैं, या अक्सर जगहों पर कार्ड से ही पेमेंट करते हैं, जैसा कि अब हमारे यहां भारत में भी काफी हद तक शुरू हो चुका है। जब मैं 1998 में अमेरिका सरकार के मेहमान के तौर पर गया था तो यह बात बहुत से लोगों से सुनी थी कि हम महीनों तक डॉलर नहीं देख पाते, क्योंकि महीने के आखिर में उन्हें केवल बैंक स्टेटमेंट मिलता है और पूरी तनख्वाह किस्तों और दूसरे खर्चों में चली जाती है। वहां के माहौल में 1,40,000 डॉलर किसी के पास होना लगभग नामुमकिन है। अवी डांडिया की शो में शुजा ने कहा कि हमारा विश्वास है कि इंसान दुनिया में नंगा आया है और नंगा और खाली हाथ ही जाएगा, यानी उसने दुनिया में पैदा होने का और मरने के बाद की बात कही है। इसलिए मुझे यह पैसा नहीं चाहिए। उसने आगे कहा है कि मैं उबर टैक्सी चलाकर दिन में $200 कमा लेता हूं, जो मेरी जरूरतों के लिए काफी है। शुजा ने यह भी घोषणा की है कि ये 1 करोड़ रुपए पुलवामा में 40 सीआरपीएफ के शहीद जवानों के परिवारों को भेज रहा हूं, जो कि हर परिवार को 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे। क्या इन सभी बिंदुओं की जांच होकर जनता को हकीकत बताना जरूरी नहीं है? क्या हमारी चुनाव प्रणाली पर विश्वास बहाली के लिए ऐसा करना जरूरी नहीं है? अब तक सरकार और भाजपा खामोश है। ये नहीं कहा जा रहा कि जिसने भी शुजा को रिश्वत भेजी है उसका पता लगाएंगे और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जांच न करने पर क्या सरकार, राजनीतिक सिस्टम और चुनाव प्रणाली पर सवालिया निशान बाकी नहीं रहेगा? दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने अमेरिका से शुजा से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी के कथित रूप से सारे सबूत लेने और लंदन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने और वापसी पर नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद ईवीएम हैकिंग के आरोप की जांच की मांग नहीं की है। इसलिए अवी डांडिया और सैयद शुजा का कहना है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच मांडवाली यानी सेटिंग हो गई है, इसलिए जांच की मांग नहीं की गई। हमारा कहना है कि ये सारे आरोप झूठे हो सकते हैं, लेकिन इनसे डेमोक्रेसी पर और चुनाव सिस्टम पर जनता में विश्वास की कमी आई है। देश की सरकार और जनता, बल्कि हमारे सभी के भविष्य के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन आरोपों की जांच होनी चाहिए।
आखिर सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम स्वतंत्र और डेमोक्रेटिक देश के नागरिक हैं या नहीं। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। आज मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आंख खोलकर विदेशों में होने वाली घटनाओं को देखो और समझो इस सब से हमारा क्या सरोकार है। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वीडियो के नीचे लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब को क्लिक करें और तुरंत बाद नजर आने वाली घंटी के आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंच सके। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।